नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय लखनऊ का दौरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भव्य स्वागत किया। नितिन नवीन का स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम दिग्गजों की तरफ से किया गया। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक विशाल रोड शो भी यहां पर किया गया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम और सांसद और विधायकों संग एक बड़ी बैठक भी नितिन नवीन की होती हुई नजर आएगी। विधानसभा चुनाव रणनीति पर विशेष मंथन होगा, फोकस किया जाएगा, क्योंकि सत्ता संगठन के तालमेल को कैसे बनाया जा सकता है, सामंजस्य दोनों के बीच में कैसे बैठाया जा सकता है, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव को फतेह किया जा सके। और उस लिहाज में यह बेहद जरूरी दौरा माना जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब से अपना पद और कार्यकाल यहां पर शुरू हुआ है नितिन नवीन का, तब उसके बाद पहली दफा ऐसा हुआ कि वो लखनऊ के दौरे पर है। और लखनऊ में संगठन स्तर पर लगातार बैठकों का सिलसिला आज पूरे दिन भर देखने को मिलेगा। कल भी इसी तरह से बैठकें यहां पर सामने आती रहेंगी, जहां पर तमाम दिग्गजों के साथ ये बैठक होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बैठक जिस पर नजरें टिकी हुई है वो ये कि सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति और सांसद और कई विधायकों के साथ बड़ी बैठक की जाएगी। अब इन तमाम दिग्गजों के साथ जब बैठक होगी तो उस दौरान बैठक का निष्कर्ष क्या कुछ निकलकर सामने आता है, बैठक में किन मुद्दों पर फोकस किया जा सकता है, बूथ स्तर पर कैसे अपने आप को मजबूत करने का प्रयास और उसको लेकर बाकायदा न सिर्फ फीडबैक लिया जाएगा, बल्कि यह भी बताने का प्रयास रहेगा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को कैसे यहां पर मजबूत किया जा सके, उनके मनोबल को बूस्ट किया जा सके, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही मंडलीय स्तर पर भी यहां पर तैयारी जोरों पर की जा रही है और एकमात्र यही वजह कि जिसके चलते यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम और सांसद विधायकों के साथ यह बड़ी बैठक होगी। विधानसभा चुनाव के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण दौरा है, जहां पर एयरपोर्ट से जब निकले तो उस दौरान आपको बता दें कि एक विशाल रोड शो भी यहां पर किया गया था। उस रोड शो के माध्यम से बाकायदा लोगों से भी मुलाकात यहां पर की गई और ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर जो थोड़ी बहुत बातचीत हुई वो बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया गया। लेकिन आने वाले समय में जो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी तो बैठक में क्या कुछ सार निकलकर सामने आता है, इस पर फिलहाल निगाहें टिकी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं लगभग उनके दौरे को लेकर, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है। और इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर तैयारी पहले से ही धरातल पर पूर्ण की गई थी, किसी भी तरह की कोई कमी या लापरवाही की तस्वीरें सामने ना आने पाए, इस चीज का विशेष ध्यान दिया गया था। क्योंकि एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक जो भव्य रोड शो हुआ उसके बाद ये मैसेज देने का प्रयास किया गया, ये संदेश दिया गया कि शंखनाद बज चुका है, यानी कि सियासी बिसात शुरू हो चुकी है, बिछाई जा रही है। और ऐसे में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का जो 2 दिवसीय लखनऊ का दौरा, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, राज्य सरकार फिलहाल कोशिश ये कर रही है कि किसी तरह से जनादेश को, वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। इसके साथ ही अब नितिन नवीन लखनऊ के दौरे पर है और ये 2 दिवसीय दौरा है, जहां पर उत्तर प्रदेश की संस्कृति परंपरा के तहत उनका स्वागत और उनके कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए हैं कि उनके दौरे को लेकर, उनके कार्यक्रम को लेकर किसी भी तरह की कोई भी स्थिति देखने को ना मिल पाए जो अनुकूल ना हो। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ प्रणवीर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, चूंकि अब उत्तराखंड, यहाँ उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और ऐसे में संगठनात्मक स्तर पर जो तमाम बैठक होगी, तो उस दौरान ये कहा जा रहा है कि सीधा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए न सिर्फ कार्यकर्ताओं को बूस्ट करेंगे बल्कि अब शंखनाद भी बज चुका है। तो ऐसे में फिलहाल धरातल पर क्या तैयारी और तस्वीरें देखने को मिल पा रही है? और निश्चित तौर पे अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका वहां से अभी गुजरा है और ये हम इस समय अलग बात पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जहाँ पे कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम लगा हुआ है। मौजूद थे जहाँ पर हालांकि काफी गर्मी है, गर्मी
देखने में उनकी झाल मुड़ी की जो तैयारी है, वो झाल मुड़ी की तैयारी यहाँ पर की गई है। लोगों को झाल मुड़ी खिलाई है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाल मुड़ी खाया, तो उसके बाद ये कहीं ना कहीं मशहूर है। उसके बाद जो लोकल नृत्य है, वो सपेरा नृत्य लेकर के तमाम प्रकार के जो नृत्य है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जोश है, जो जोश आपकी देखने को दिखा साल पूरी खा करके ठीक है प्रणवीर, मैं लौटूंगी आपके पास। और देखिए, कार्यकर्ताओं में न सिर्फ उत्साह है, बल्कि जो तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं, उन तस्वीरों में भी साफ देखा जा रहा है किस तरह से सड़क पर पूरी तरह से पोस्टर चस्पा किए गए हैं, पटे पड़े हैं, और ऐसे में विशेष तौर पर तैयारी की गई है। लेकिन आने वाले समय के लिए क्या कुछ भूमिका यहाँ पर रहने वाली है, उसको लेकर किस तरह की स्थिति धरातल पर देखने को मिल पाती है, और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद ही भव्य स्तर पर है, क्योंकि सभी तैयारी पहले से ही धरातल पर पूर्ण कर ली गई थी, क्योंकि महज इंतजार किया जा रहा था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर वो किस तरह से जीत का मूल मंत्र देते हैं। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से फतेह हासिल करती है, जीत हासिल करती है, तो ये ऐतिहासिक उपलब्धि, ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 2027 का विधानसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहीं से सीधी लकीरें खींची जानी है, वहां से सीधा कनेक्शन निकाला जा रहा है। क्योंकि एक और महत्वपूर्ण यहां पर काम नितिन नबीन के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी ये सौंपी गई है कि जो केंद्र में मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, उसमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से उनका रास्ता देखने को मिला, यानी कि उत्तर प्रदेश के वो चेहरे जिनको सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, जिसके चलते उनके साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में तमाम चीजों को लेकर विचार चलेगा और मंथन का सिलसिला देखने को मिल पाएगा। लेकिन उससे पहले तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, वहां पर किस तरह से दिग्गजों के पोस्टर लगाए गए हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं की उपस्थिति है, विशेष इंतजाम किए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का जब रोड शो यहां पर समाप्त हुआ, तो उस दौरान कार्यकर्ताओं का कहना कि हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे ताकि जब वो हमसे मिले तो उस दौरान जीत का मूल मंत्र दिया जाए। जो कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट हुआ है, जो ऊर्जा उनको मिली है नितिन नबीन से मिलने के बाद, वो निश्चित तौर पर आगे सफल परिणाम के तहत देखने को मिल पाएगी। और लगातार ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 2027 का विधानसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि आगे भी रूपरेखा तैयार की जानी है। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जुलाई की वो तारीख होगी जब वाराणसी जाएंगे। 8 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दौरा है। सीएम शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ इस दौरान करेंगे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर इसकी घोषणा की थी और अब धरातल पर फलीभूत यहां पर नजर आएगा। साथ ही आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग के लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया। 7.89 लाख से अधिक लाभार्थी अभी तक पंजीकरण करा चुके हैं। 3 जुलाई से माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी पोर्टल की शुरुआत होने जा रही है। शिक्षकों को अब कैशलेस इलाज मिलेगा। साथ ही ऑनलाइन मोड से पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शिक्षक और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का बीमा यानी कि वो कवच दिया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, जो अब से पहले नहीं था। और राज्य सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसको लेकर अब पिछले साल 5 सितंबर 2025 को ऐलान कर दिया गया था और उसको धरातल पर कैसे यहां पर अब चीजें और क्लियर करनी है, उसको लेकर एक बड़ी सौगात दी जाएगी।
एक और बड़ी खबर जो अयोध्या में रामधन गबन मामला है। आपको बता दें कि अविनाश शुक्ला की ब्रेजा कार बरामद की गई है। अब इस कार से पुलिस को कई अहम साक्ष्य हाथ लगे हैं। जो अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर ज्वेलरी भी बरामद की गई। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई ने यह कार खरीदी थी। थाना राम जन्मभूमि परिसर में खड़ी है ब्रेजा कार और इस कार को जब्त कर लिया गया है। अब इस कार से कई साक्ष्य, कई सबूत बरामद पुलिस के हाथ हुए हैं, जिनके तहत लगातार अविनाश शुक्ला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आरोपी के घर को ढहाने की बात भी की जा रही थी, लेकिन अब कार जो जब्त की गई है उस कार से ज्वेलरी बरामद हुई है, उस कार से कुछ नगद भी बरामद हुए हैं और उसी की निशानदेही पर जो ज्वेलरी बरामद हुई है वो इसका पता लगाने की तैयारी हो रही है कि ये ज्वेलरी कहां की है। अगर ये राम मंदिर की है और इस दौरान किसी ने इसे चढ़ावे के तौर पर दी थी तो निश्चित तौर पर अविनाश शुक्ला को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय पर शायद और सख्त कानूनी कार्रवाई यहां पर हो सकती है, क्योंकि एक तरफ एसआईटी की टीम लगातार कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कई ऐसे सबूत, कई ऐसे साक्ष्य इस पूरे मामले से लगातार जुड़ाए जा रहे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। अब एक ब्रेजा कार बरामद हुई, कार से पुलिस को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं और उन सबूतों के आधार पर ही लगातार कानूनी कार्रवाई का सिलसिला तेज कर दिया गया है। अविनाश शुक्ला की मुश्किलें किस कदर बढ़ेंगी, क्योंकि जब आरोपी के घर को ढहाने की बात की जा रही थी तो आरोपी के परिजन लगातार सड़कों पर हंगामा भी कर रहे थे और कह रहे थे कि घर तो नहीं ढहा जाएगा, हम भी देखते हैं कि राज्य सरकार क्या करती है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर राम धन गबन मामला जिससे जुड़ी हुई है ब्रेजा कार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जो इस वक्त पुलिस के हाथ लग चुकी है। अविनाश शुक्ला की ब्रेजा कार जब्त की गई है और इसमें कुछ कैश बरामद हुआ है और इसी की निशानदेही पर कुछ ज्वेलरी बरामद हुई है। वो ज्वेलरी कहां की थी, किसकी है, अगर वो राम मंदिर से जुड़ी हुई ज्वेलरी है जो चढ़ावे के दौरान भक्तों की तरफ से दी गई है या फिर वो राम मंदिर से ही चुराई हुई ज्वेलरी है, तो निश्चित तौर पर आरोपी की जो मुश्किलें हैं वो अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट में भी सुनवाई का सिलसिला देखने को मिला और ऐसे में लगातार ये कह दिया गया कि एसआईटी जो कार्रवाई कर रही है वो सही तरीके से सही दिशा में चल रही है। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे होंगे, लेकिन 15 दिन का समय और है, यानी कि 15 जुलाई की वो तारीख है जब एसआईटी को इस पूरे मामले को लेकर यहां पर एक रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष रखनी है। फिर राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा, फिर राज्य सरकार की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया जाएगा जो आने वाले समय के लिए एक नजीर, एक मिसाल पेश हो सके। लेकिन उससे पहले राज्य सरकार लगातार ये कह रही है कि बस 15 दिन और दीजिए, 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था। अब स्थानीय पुलिस प्रशासन के हाथ जो इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है एसआईटी के साथ, उनके हाथ ब्रेजा कार बरामद हुई है। ब्रेजा कार के निशानदेही पर न सिर्फ कुछ नगद बल्कि ज्वेलरी भी बरामद की गई। साथ ही चढ़ावा चोरी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। भगवान राम के कुछ नकली भक्त खुद को अब सनातनी कहने लगे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही चोरी की घटना से हिंदू समाज आहत है, गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। नकली सनातनियों की नजर 2027 के वोटों पर है, तो गिरिराज सिंह की तरफ से बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा गया और सीधे तौर पर उनकी तरफ से यह कहा गया कि जो कल तक राम भक्तों को न जाने क्या क्या अपशब्द कहते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, राम मंदिर जब बन रहा था, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 का विरोध किया गया था, आज वही अपने आप को कट्टर सनातनी बता रहे हैं, राम भक्त बता रहे हैं। लेकिन उनकी नजर 2027 के वोट बैंक और अपने जनादेश को मजबूत करने पर है, लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। साथ ही उन्होंने कहा जो इस पूरे मामले पर संलिप्त है, चोरी जिन्होंने की है उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी यहां पर सजा दी जाएगी। इसके साथ ही उनकी तरफ से कहना है कि नकली सनातनियों की नजर 2027 के वोटों पर है, लेकिन जनता को बरगलाने का प्रयास भी किया जाएगा, उनको गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जनता उनकी बातों पर ना आए। तो चढ़ावा चोरी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह बड़ा बयान, जहां भगवान राम के कुछ नकली भक्त खुद को सनातनी कहने लगे हैं, इस बात का जिक्र गिरिराज सिंह की तरफ से किया गया। पर अब बात करते हैं आगरा से मिल रही बड़ी खबर की। बाथरूम में पति का शव दफनाने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि मृतक के बड़े भाई ने मामले का खुलासा कर दिया है। 18 मई से सुरेंद्र यहां पर लापता बताया जा रहा था, जहां लापता होने के 3 दिन पहले ही पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। पूछताछ जब की गई पत्नी से, तब यहां पर पहले तक गुमराह करने का प्रयास किया गया पुलिस प्रशासन को, लेकिन अंत में डर की वजह से उसने इस बात को कबूल किया कि पति को उसने दफनाया है बाथरूम के फर्श
फर्श के नीचे। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां 18 मई से सुरेंद्र लापता बताया जा रहा था, तफ्तीश की जा रही थी, लेकिन सुरेंद्र का कोई सुराग नहीं लगा। और ऐसे में ये खबर भी सामने आई कि पुलिस पूछताछ के दौरान कि आरोपी जो पत्नी है उसका पति से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद यहां पर धीरे धीरे तहकीकात की गई, पत्नी से सख्ती से पूछताछ की गई। पहले उसने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसने खुद इस बात को यहां पर कबूल लिया कि उसने बाथरूम के फर्श के नीचे अपने पति का शव दफनाया है, क्योंकि ये वाद विवाद का सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद उसने आपा खो दिया और पति को मौत के घाट उतार दिया। अब इस पूरे मामले पर क्या क्या हुआ, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। पति की हत्या कर घर के बाथरूम के फर्श के नीचे छिपाया, जहां पर 45 दिन तक पति के लापता होने का नाटक रूबी उसकी पत्नी करती रही। पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान यह बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, पत्नी ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 45 दिन तक फर्श के नीचे दफन था पति, लेकिन किसी को कोई भनक नहीं थी। और इस पूरे मामले पर जब खुद हस्तक्षेप किया मृतक के भाई की तरफ से, तब उसने बताया कि 18 तारीख से वो लापता था सुरेंद्र, और ऐसे में पत्नी की तरफ से जो नाटक किया जा रहा था वो महज पुलिस को गुमराह करने का प्रयास था। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। हालांकि जैसे ही ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ, पुलिस की तरफ से चौंकाने वाला खुलासा किया गया, तो आसपास के लोगों में अब डर और भय की स्थिति है और हड़कंप मचा हुआ है। लगातार पुलिस की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जो पड़ोसी हैं उनसे भी पूछताछ की जा सके कि किस तरह से पति पत्नी का रिश्ता था, और पति पत्नी के बीच में अगर घरेलू हिंसा या कोई झगड़ा होता था तो क्या वो पड़ोसियों तक भी पहुंचता था। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार खंगाला जा रहा है। वहां पर कुछ मजदूरों को भी बुलाया गया जो बाथरूम के फर्श को यहां पर तोड़ रहे हैं, और ऐसे में शव भी बरामद किया जाएगा बहुत जल्दी पुलिस के हाथ। तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। 45 दिन तक पति के लापता होने का नाटक उसकी पत्नी रूबी करती रही, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी कि वो पुलिस को गुमराह कर रही है, वो झूठ बोल रही है। पुलिस वेरिफिकेशन में जब इस पूरे मामले को लेकर मृतक का भाई सामने आया, मृतक के भाई की तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया, तब सख्ती से पूछताछ की गई रूबी से जो मृतक की पत्नी है, और तब जाकर ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पति की हत्या कर उसने बकायदा इस बात को कबूल किया कि किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, और देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दोनों के बीच में न सिर्फ हाथापाई हुई, बल्कि पत्नी रूबी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद उसको कुछ समझ नहीं आया कि शव को कहां दफनाया जाए, शव को कहां फेंका जाए, या सबूत जो साक्ष्य है इस बड़ी वारदात के उसको कैसे छुपाया जाए। तो उसने बाथरूम के ही फर्श के नीचे अपने पति को दफन कर दिया, और 45 दिन तक उसका पति वहीं पर दफन रहा। 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था, इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई हाँ, मेरा खास छोटा भाई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात को लेकर झूठ बोलती थी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए, इनके मांगे जो हैं। तो उसके आधार पर मैंने इससे करीब पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है, तो मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां पर पुलिस की तरफ से कुछ मजदूरों को बुलाया गया, मौके पर मजदूर पहुंचे और इस दौरान वो लगातार उस पूरे एरिया को फिलहाल सील करते हुए पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। मजदूरों की तरफ से उस फर्श को यहां पर तोड़ा जा रहा है ताकि जो शव वहां पर दफन किया गया है उसको बरामद किया जा सके। हालांकि सड़ी गली हालत में इस वक्त शव होगा, जहां पर पुलिस की तरफ से फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची हुई है जो इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और ऐसे में ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, जहां पुलिस के हाथ ये बहुत बड़ा खुलासा और बहुत बड़ा चौंकाने वाली बात सामने आई, जहां पत्नी की तरफ से ही पति पर अटैक किया जाता है और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन अभी पुलिस इस पहलू पर भी लगातार न सिर्फ पूछताछ का सिलसिला बल्कि कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है कि सिर्फ पत्नी की संलिप्तता है या इसमें और भी कोई है, क्योंकि पति को अकेले मारना या फिर इतनी बड़ी जघन्य अपराध को अंजाम देना, इसमें अभी पुलिस की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि शायद और भी किसी की संलिप्तता हो सकती है, 2 या फिर 2 से ज्यादा लोगों की यहां पर भागीदारी हो सकती है। और ऐसे में अभी जो प्राथमिकता है वो ये कि किसी तरह से शव बरामद हो सके, उसके बाद कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ेगा।
अब बात करते हैं वाराणसी से मिल रही बड़ी खबर की। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर एक बड़ा हादसा हुआ। पीएसी जवान की बंदूक से अचानक से गोली चल जाती है। गोली लगने से 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। गोली लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। फायरिंग के कारण और सुरक्षा चूक की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो वाराणसी से बड़ी खबर, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में एक बड़ा यहां पर हादसा हुआ है और ये फुटेज जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां पर आपको बता दें पीएसी जवान की बंदूक से अचानक से गोली चल जाती है और गोली लगने से 3 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं, जिनको आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर पीएसी जवान किस तरह से अचानक से उनकी बंदूक से गोली चल जाती है और ऐसे में कोई मंशा नहीं थी गोली चलाने की, लेकिन अचानक से जो ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ उसमें फिलहाल दुखद ये रहा कि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। फायरिंग के कारण सुरक्षा चूक की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और ऐसे में ये तस्वीर आपको दिखा रही है। वीडियो आप देखिए गौर से, किस तरह से पीएसी जवान मौके पर तैनात थे अपनी राइफल लेकर और उस दौरान अचानक से गोली चल जाती है, जहां पर पास ही में खड़ा एक शख्स के पैर में गोली लगती है। उसके बाद वो घायल हो जाता है। आनंद फानंद की स्थिति यहां पर देखने को मिल पाती है। लोगों में भगदड़ की जो स्थिति है वो यहां पर सामने आ पाती है, जिसके बाद घायल को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन खबरें ये सामने आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ एक ही शख्स घायल नहीं हुआ, बल्कि 3 लोग घायल हुए हैं, बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। कानूनी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाई जा रही है, पीएसी जवान पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अचानक से भी गोली चली तो उससे पहले उसको लोड किया गया होगा, लेकिन लोड किस वजह से किया गया, इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार जांच का सिलसिला जारी है। अब बात करते हैं बिजनौर की, जहां पर बिजनौर में थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्षेत्र में एक बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया है। मृदुल कुमार को थाना प्रभारी अफजलगढ़ बना दिया गया। रविंद्र प्रताप सिंह अब थाना प्रभारी धामपुर बने हैं। हल्दौर किशन अवतार को थाना प्रभारी नेहटौर बनाया गया। विजेंद्र सिंह राठी बने हैं थाना प्रभारी हल्दौर, जहां कानून व्यवस्था को लेकर यह बड़ा फेरबदल हुआ है कि कानून व्यवस्था अब और बेहतर होगी, सुदृढ़ होगी, उसको लेकर ये तबादला पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने ये फेरबदल किया है। ये नामों की फेरिस्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि अलग अलग जिलों में इस तरह के तबादले हो रहे हैं और आने वाले समय पर शायद ये फेरिस्त और बढ़ सकती है और भी कई अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं, जिनको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है और कुछ को अपनी ही जिम्मेदारी से मुक्त कराया जा सकता है। जहां पर थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल की जो मुख्य कारण है वो ये बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था और बेहतर होगी। पुलिस अधीक्षक ने ये फेरबदल किया कानून व्यवस्था को लेकर, जहां पर ये 5 नाम लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह की जिम्मेदारी उन पर सौंप दी गई है। अपर पुलिस आयुक्त का नाम भी इसमें सामने आया है और ऐसे में ये तबादला जो सूची है और तबादला जो एक्सप्रेस चल रही है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, वो इसलिए भी कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत किया जा सके, जिसको लेकर लगातार अलग अलग जिलों से इस तरह की फेरिस्त सामने आती है, जहां पर कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले कर दिए जाते हैं। अब बिजनौर की बारी रही, जहां थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया पुलिस अधीक्षक की तरफ से, जहां मृदुल कुमार को अब प्रभारी अफजलगढ़ बना दिया गया। रविंद्र प्रताप सिंह थाना प्रभारी धामपुर बने हैं। हल्दौर किशन अवतार को प्रभारी नेहटौर बनाया गया। विजेंद्र सिंह राठी थाना प्रभारी हल्दौर बने हैं। कानून व्यवस्था को लेकर यह फेरबदल है, जहां पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा की तरफ से तबादला किया गया। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां पर जर्जर स्कूल भवनों पर बीएसए सख्त हुआ है। असुरक्षित भवनों में पढ़ाई पर तत्काल रोक लगा दी गई। सभी विद्यालयों को जारी किए गए हैं सख्त निर्देश, जहां जर्जर भवनों को लिखा जाएगा प्रवेश सख्त वर्जित है। जर्जर स्कूल भवनों की पहचान कर तत्काल रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए गए। छात्रों की सुरक्षा से समझौता करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग हाई अलर्ट मोड पर है। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि आने वाले समय पर जो मानसून है वो दस्तक दे चुका है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर मानसून की अभी शुरुआत नहीं हुई है। बहुत तेजी के साथ बरसात होगी और ऐसे में जो गाज है वो स्कूल पर गिरेगी, क्योंकि जो जर्जर भवन है वहां पर जैसे ही वो स्कूलों पर बारिश का सिलसिला देखने को मिल पाएगा तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। जर्जर भवन जमींदोज हो सकते हैं। उससे पहले लगातार प्रशासन धरातल पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है।
और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। समाचार जगत में सफल